कहते हैं सुबह और हार में एक समानता होती है। दोनों हमें बेहतर होने का मौका देती है। आइए इसी मौके का लुत्फ उठाते हुए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं आज की इस नई सुबह का, आज के इस नए दिन का। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ शक्ति। दर्शकों, कहते हैं कि ऐसी कोई मंजिल नहीं है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जहां तक पहुंचने के रास्ते आसान हो। ऐसा कोई सफ़र नहीं है जहाँ तक पहुँचने के रास्तों में बाधाएं ना हो, कठिनाइयाँ ना हो। और बेशक दर्शकों, ये होने भी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ या बाधाएं हमें कभी हताश या निराश करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर छिपी हमारे गुणों को निकालने आती, हमारे अंदर छिपी हमारी ताकत को बाहर निकालने आती हैं। और वो कहते हैं ना दर्शकों कि अगर हमें जीवन में कोई भी चीज़ बिना किसी मेहनत के आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, उसकी महत्ता को समझ नहीं पाते हैं। और ऐसे में यह बाधाएं, ये मुश्किलें हमें हमारे जीवन की परिस्थितियों से, जीवन में चीज़ों की महत्ता से रूबरू करवाती है। इसीलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, मुश्किलें आए, उनसे घबराइए नहीं, उनका डटकर सामना करें। आपके लक्ष्य और सपने ज़रूर पूरे होंगे। आइए एक ऐसे ही बेहतरीन और उम्दा विचार के साथ आज के कार्यक्रम, आज के दिन की शुरुआत करते हैं और नज़र डालते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा कहे इस अनमोल वचन पर। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान का। हमारे बीच मौजूद है समाज सेवी मुकेश हिसारिया जी। इसी के साथ दर्शकों, आपको बता दूं कि इन्हें ब्लड मैन ऑफ बिहार भी कहा जाता है। मुकेश जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार। बिहार बिहान के सभी दर्शकों को हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। और आप लगातार इस मौके पे बुलाते हैं, तो इससे एक जो हम लोग रक्तदान महादान की मुहिम है उसको भी काफ़ी बल मिलता है। जी, मुकेश जी, कहते हैं कि आपने कई ऐसे मानवता के लिए कार्य किए जिसके लिए आप कईयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो कहते हैं कि जब भी हम जीवन में किसी खास लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उसके पीछे का कारण भी खास होता है। सामाजिक कार्य के प्रति आपकी दिलचस्पी कब से और इसका क्या कुछ खास कारण रहा? देखिए, शुरू से ऐसा कुछ नहीं था। पहला तो 1987 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद पहला टारगेट था कि अपने आप को इस्टेब्लिश करें, परिवार को इस्टेब्लिश करें, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करें। उसी दरमियान 1991 में मेरी माताजी, जो अब नहीं रही हैं, स्वर्गीय शीला देवी हिसारिया जी को लेके मुझे वेल्लोर जाना पड़ा था। वेल्लोर में अचानक से डॉक्टर ने कहा था कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और छोटी आंत में कुछ इन्फेक्शन था, उसको हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत थी। तो उसी दरमियान क्या था कि लगभग 1 महीना मुझे CMC वेल्लोर में रहना पड़ा था। और जो मदर का जो वार्ड था और जो हम लोग जहाँ बाहर निकलते थे वहाँ के उसके बीच में एक ब्लड बैंक होता था CMC वेल्लोर का। और चूँकि आपको पता है कि वेल्लोर में साउथ में तब तक नॉर्थ इंडिया के लोग ज़्यादा जाते थे, हिंदी भाषी लोग जाते थे, तो वहाँ पे हम लोग जब भी उधर से गुजरते थे कोई ना कोई हिंदी भाषी लोग परेशान रहते थे ब्लड की कमी की वजह से। रोज़ आते जाते अगर दिन में 10 बार अप डाउन कर रहे हैं, तो अचानक से नज़र पड़ा कि फिर हम लोगों को लगता था कि क्या कर सकते हैं, इनके लिए कैसे इनकी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी अटेंडेंट आता था पेशेंट के साथ 1 या 2, और ब्लड की अगर 2-3-4 यूनिट की ज़रूरत होती थी तो वो परेशान था। तो उस समय फिर हम लोगों ने पता नहीं कैसे क्या ये कब शौक़ कैसे आज पैशन हो गया और यहाँ तक पहुँच गया, पता नहीं चला। उस समय हम लोगों ने इस बात को शेयर किया। उस समय पब्लिक टेलीफोन बूथ का ज़माना था, तो जहाँ से हम लोग घर कॉल करते थे, 16 रुपये इनकमिंग आउटगोइंग उस टाइप का चलता था उस समय। तो हम लोग जब फ़ोन करते थे, उस PCO में 10-15 लोग होते थे, वहाँ हम लोग इस दर्द को शेयर करते थे। हम लोग जिस धर्मशाला में रुके हुए थे वहाँ इस और पेशेंट के साथ शेयर करते थे। तो उसमें से कुछ लोग जा के ब्लड डोनेट करना शुरू किया। तो जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी माताजी के भी कल ऑपरेशन है, हो सकता है माताजी को शारीरिक हानि भी हो जाए और डेथ भी कर जाए, तो उसी समय मैंने कहा था कि अगर माताजी ठीक हो जाएंगी तो पहली बार मैं ब्लड डोनेशन करूँगा। और 1 महीने में जब माताजी ठीक हो गई तो पहली बार मैंने ब्लड डोनेशन जो वहाँ से शुरू किया, जो आज यहाँ तक पहुँच गया। कह सकते हैं कि माताजी के प्रति आपके लगाव और आपके उस चीज़ ने आज आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर बात करें बचपन के दिनों की, तो बचपन में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम बड़े होकर यह बने या बड़े होकर यह मुकाम हासिल करें। आपकी क्या कुछ ख्वाहिशें थी? देखिए, शुरू से था कि पढ़ाई में कुछ अच्छा करें और एक सम्मानजनक स्थान हासिल करें, लेकिन आर्थिक रूप से शुरू से ही परेशानी में रहे
और उस वजह से ज़िंदगी को सेटल करने में समय लगा। और जब सेटल हो गया तो लोग बताते हैं कि भाई कि किसी शौक़ की तरफ अपने आप को अगर आप डिवोटेड कर देंगे, अगर उसको समर्पित कर देंगे तो एक अच्छा परिणाम आएगा। और हम लोगों ने आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के साथ साथ मेरा रुझान समाज सेवा की तरफ चला गया। और समाज सेवा में अब उसके बगैर मतलब ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब अगर आप आधा पर समय अगर व्यवसाय को दे रहे हैं तो आधा समय हम लोग समाज सेवा को दे रहे हैं। तो जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया था उस लक्ष्य तक पहुंच गया हूं। और अभी आगे कुछ वैसा कुछ नहीं है कि अपने को क्या करना है। अब हर दुखित चेहरे पे मुस्कान लाने का ही मैं ही ईश्वर से प्रार्थना है कि वो मुझे माध्यम बनाए। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। कहते हैं मुकेश जी कि हर कोई अपने जीवन के लिए, अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, जीता है, लेकिन किसी दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीना, किसी दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना, यह बड़ी बात है। इस पर आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अपने लिए तो सब लोग जीते हैं और जीना भी चाहिए, लेकिन अगर आपके आसपास कोई भी अगर दुखित आदमी है, पीड़ा में पड़ा हुआ आदमी है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, काफ़ी मुश्किल से ज़िंदगी मिलती है। और ज़िंदगी का महत्व तभी है जब आप उस पीड़ा में पड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाए। अगर आप इस तरह के माध्यम में एक बार भी अगर आप इस तरह के माध्यम बनेंगे तो जो उसके बाद जो आत्मसंतुष्टि या जो आपको जो नींद आएगी उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो मेरा तो सिर्फ आप लोग के माध्यम से एक ही आग्रह है कि आपके आसपास कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वो कि जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पर्यावरण हो, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, शौक़ है, उसको आप पैशन बनाइए। तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनेगी और बहुत खुशहाल होगी। और जब दुनिया खूबसूरत खुशहाल होगी तो आपका परिवार खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। जैसा कि आपने बताया कि आपने सामाजिक कार्यों की शुरुआत आपकी माताजी को खून की कमी की वजह से हुई थी और आज आपने वहाँ से आपने ये प्रण लिया कि आप हर किसी के चेहरे पे मुस्कान लाएंगे। जैसे अगर आए दिन की बात करें, आज की बात करें, तो आजकल हर जगह खून की कमी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है और हम यह महसूस भी करते हैं। और कई बार देखा जाता है कि खून सही समय पे ना मिलने की वजह से कईयों की जान चली जाती है, हम उन्हें बचा नहीं पाते, हमें विफलता मिलती है। ऐसे में क्या कुछ प्रयास है या क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इससे निजात पाया जा सके? देखिए, ये सब चीज़ें आज से 5-7 साल पहले की बातें थी कि ब्लड की कमी की वजह से किसी की जान जाती थी। आज लोग जागरूक हो गए हैं, क्रांति आ गई है। जो लोग ब्लड देने से डरते थे वो भी ब्लड देने लगे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अचानक से अगर एक मैसेज पे लोग चले जाते हैं, एक रोगी के पास लगभग 4-4 डोनर पहुंच जाते हैं, तो चीज़ें बदल रही हैं। अब लोगों को पता है कि ब्लड अगर बनाया नहीं जा सकता है तो ये हमारे आपके देने से ही पूरा होगा। लोगों को पता चल रहा है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो सिर्फ आप दूसरे के चेहरे पर मुस्कान नहीं लाते हैं, आपका खुद का भी शारीरिक परीक्षण हो जाता है। 5 टेस्ट होता है अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, मलेरिया, HIV। आपको बताते हैं कि 501 दिन हुए हैं महा ब्लड सेंटर को स्थापित हुए। इसमें 250 वैसे लोग चिन्हित हुए हैं जिन्होंने ब्लड दिया है दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। और वो 250 से ज़्यादा लोगों को खुद के ब्लड में हेपेटाइटिस बी, सी का पता चला है। अगर उनको समय से पता नहीं चलता तो जब उनको पता चलता तो उनके पास मौका नहीं होता ज़िंदगी बचाने का। तो कई लोग जो अब कम से कम ये नहीं है कि ब्लड की कमी की वजह से बिहार में किसी की मौत हो रही है। एग्जाम्पल 2-4 हो सकते हैं, लेकिन अब माहौल चेंज हो गया है, लोगों में जागरूकता आ गई है। हर लोग अब मतलब इस प्रयास में जुड़ गए हैं। एक मैसेज पे लोग ब्लड डोनर चले जाते हैं। रेयर ग्रुप के भी लोग भी मतलब रात में 1 बजे भी अगर आप मैसेज करते हैं तो वो रात्रि में जाके पीड़ित के लिए ब्लड डोनेट करते हैं। तो माहौल बदल रहा है, स्थितियाँ बदल रही हैं और काम करने की ज़रूरत है। हम लोग सब मिलकर और ज़्यादा इस मुहिम को आगे ले जाएंगे। और जो लोग रक्तदान करने से डरते हैं उनके लिए होगा कि आप किसी भी आसपास जो कैंप हो रहा है उस कैंप का हिस्सा बने। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लड डोनेट करें, आप किसी को डोनेट करवा के भी आप उस पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप लोगों को डोनेट करते देखेंगे, आप में इच्छा होगी, एक बार अगर आप डोनेट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और निश्चित रूप से अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है कि रक्तदान महादान के समान होता है और आप
कई सालों से इस कार्य में लगे हुए हैं, कई लोगों को इसके प्रति प्रेरित भी किया है। तो क्या कुछ आपकी गतिविधियाँ रहती हैं या किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करते हैं इसके प्रति? देखिए, शुरू में जब 1991 में जब मदर को ठीक होके जब हम लोग पटना आ गए, तो मेरा गोविंद मित्रा रोड में व्यवसाय था, तो वहाँ से मैं पीएमसीएच बगल में था, तो सुबह दुकान जाने से पहले मैं 1 घंटे पीएमसीएच ब्लड बैंक के पास जाता था और ऐसे ही घूमता था। मतलब कोई वैसा मोटो नहीं था, कोई मकसद नहीं था, क्या था, वहाँ लोगों की पीड़ा को देख के फिर मैं 3-4-5 महीने में एक बार ब्लड जरूर डोनेट करता था और अपने आसपास के लोगों को ज़रूर बोलता था। लेकिन उस समय लोग बोलते थे कि आप पैसा ले लीजिए लेकिन ब्लड मत मांगिए। उस ज़माने में कोई ब्लड देना नहीं चाहता था और परिवार वाले भी सहमत नहीं होते थे कि उनका बच्चा कोई ब्लड डोनेट करे। धीरे धीरे माहौल बदला, धीरे धीरे जब लोगों को ब्लड की अहमियत का पता चला, जब उनके परिवार में किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो धीरे धीरे माहौल चेंज होते चला गया। 2006 में पहली बार मैंने ऑर्कुट उस समय चलता था, उस पर एक मैसेज डाला था। उस पर संजय अग्रवाल नाम का एक दोस्त है, वो ब्लड डोनेट करने चला गया। जबकि उस समय जो ऑर्कुट इंटरटेनमेंट साइट था, कई दोस्त नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि आप सुबह सुबह मुकेश तुम ऐसा पोस्ट कर दिए हो और सुबह का दिन मेरा ख़राब हो गया कि किसी को ब्लड की ज़रूरत है। और वो जो माहौल क्रिएट हुआ, वो उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि रक्तदान महादान की मुहिम को जन जन तक, हर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया, वो आज हर व्यक्ति के प्रयास से इस मुकाम पे पहुंच गया है कि अब कम से कम ब्लड की कमी की वजह से किसी की जान नहीं जा रही है। बिल्कुल, आपके द्वारा एक ऐसे ही ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, तो उसमें क्या कुछ सुविधाएं या क्या कुछ सेवाएं हैं जो लोगों को प्रदान की जा रही है? देखिए, जब हम लोगों लगातार जो बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच के लिए हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते थे, तो जो लोग हम लोग की एक आवाज़ पे आते थे ब्लड डोनेट करने के लिए, जब उनको ज़रूरत होती थी तो हम लोग को ब्लड नहीं मिल पाता था। तो एक समय ऐसा आ रहा था कि लग रहा था कि नेगेटिविटी आ रही थी, लोगों को लग रहा था कि भाई ये लोग ब्लड तो ले लेते हैं लेकिन सेवा नहीं कर पाते हैं। उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग को एक ब्लड बैंक स्थापित करना चाहिए। तो जितने लोगों से बात किया हम लोगों ने, जनप्रतिनिधियों से बात किया, सब लोगों का एक ही अनुभव था। उनके अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि आप लोग सब काम कीजिएगा लेकिन कभी ब्लड बैंक मत बनाइएगा। लाइफ सेविंग ड्रग है, हमेशा रिस्क पे रहिएगा, हमेशा तलवार की नोक पे रहिएगा। मानव की एक गलती से किसी की जान जा सकती है, तो आप लोग मत कीजिएगा। लेकिन हम लोगों ने ईश्वर को माना, माँ भगवती के आशीर्वाद से, माँ वैष्णो के आशीर्वाद से हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोग एक ब्लड बैंक स्थापित करेंगे। तमाम अड़चनों के बाद, सब लोगों के मना करने के बाद भी 600 लोगों ने अपने तन मन धन और रक्त और श्रम के बदौलत इस एक माँ ब्लड सेंटर के नाम से एक ब्लड बैंक स्थापित किया, जो 27 फरवरी 2022 को समाज को समर्पित किया गया। आज 501 दिन कल हुए हैं, 6452 यूनिट ब्लड हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 4688 लोगों को मतलब इसका फ़ायदा मिला है और 5281 लोगों ने हंसता हुआ ब्लड डोनेशन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री नीतीश कुमार जी ने 27 फरवरी 2022 को जब ब्लड बैंक का उद्घाटन किया था, उस समय उन्होंने पूछा था कि पहले साल का टारगेट क्या है। तो उस समय हम लोगों ने बताया था कि आप पहले साल 2500 यूनिट हम लोग इकट्ठा करेंगे। हम लोग को अपने स्ट्रेंथ पे, लोगों के बल पे भरोसा था। और एक साल के बाद 26 फरवरी को महामहिम गवर्नर साहब आए थे, राजेंद्र प्रसाद आर्लेकर जी आए थे। वो उनके सामने जब हम लोगों ने आंकड़ा प्रस्तुत किया तो 3700 लोगों ने हंसता हुआ ब्लड डोनेशन किया था। तो माँ ब्लड सेंटर एक ऐसी मुहिम का गढ़ बन गया है जो आम लोगों के तन मन धन और रक्त से सींचा गया। यहाँ पे हंसता हुआ ब्लड कम से कम रोगी को जल्द से जल्द हंसता हुआ बना देता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी, लोगों का साथ भी आपको मिला। अगर बात करें मेन सपोर्ट सिस्टम की, तो आपके जीवन का वो कौन रहा जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद की? निश्चित रूप से माता पिता और समाज का वो हर एक व्यक्ति जो एक आवाज़ पे ब्लड डोनेशन करने चला जाता है, एक मैसेज पे लोग चले जाते हैं, तो वो सभी लोग प्रेरणा स्रोत हैं। वो व्यक्ति जो किसी भी पीड़ित चेहरे पे मुस्कान लाने में माध्यम बनता है, उससे बड़ा आइडियल कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मुकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि और हम सभी जानते हैं कि रक्तदान जीवन दान के समान होता है और इसके प्रति आपके द्वारा कई कार्य भी किए गए हैं। आपने ब्लड बैंक की स्थापना की, आप लोगों को इसके प्रति जागरूक करते, कई कैंपेन को भी आपने चलाया। ऐसे में बेशक ये सफ़र आसान नहीं रहा होगा, बहुत सारी चुनौतियाँ आपके सामने आई होंगी। तो सबसे बड़ी चुनौती इस सफ़र में कौन सी रही और कौन आज भी है? देखिए, शुरुआती दौर में लोग ब्लड डोनेशन से डरते थे, किसी सामाजिक मुद्दे पे बात करने में लोग हिचकते थे। लेकिन धीरे धीरे माहौल चेंज हो गया और
जो परेशानी शुरुआती दौर में था, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआती दौर में लोगों ने डिस्करेज किया कि नहीं, आप ब्लड बैंक मत बनाइए, आप सामूहिक विवाह का कार्यक्रम मत कीजिए, आप कोई भी मत कीजिए, ये सब रिस्की काम है। लेकिन माहौल धीरे धीरे मतलब अगर आप ठान लें तो काम हो जाएगा, मान लें तो नहीं होगा। तो हम लोगों ने, पूरी टीम ने इसको ठान लिया कि नहीं, हम लोगों को करना है। और जब ठान लेता है व्यक्ति, अगर ठान लिया कि नहीं करना ही करना है, उसके आगे पीछे देखा जाएगा। तो अगर चूंकि निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, अगर बिना स्वार्थ के आप सेवा करेंगे तो परिणाम आपके सामने रहेगा कि जिस चीज़ के पीछे, अगर आप जिस मोटो के पीछे, जिस संकल्प के पीछे अगर स्वार्थ नहीं होगा तो परिणाम आपके सामने वैसा ही आएगा जैसा समाज सोचता है। बिल्कुल, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए एक सच्ची लगन होनी चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए और एक अच्छा विचार होना चाहिए, जैसा कि आपके मुकाम को देखकर हमें पता चलता है। वर्तमान समय में आपके द्वारा क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं ताकि समाज के ज़रूरतमंद लोगों को उन कार्यों के ज़रिए कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सके? देखिए, हम लोग लगातार जब ब्लड डोनेशन के लिए पीएमसी जाते थे तो वहाँ पे हम लोग कई बच्चों को देखते थे जो हर 15-20 दिन में वापस आते थे ब्लड चढ़ाने के लिए। तो हम लोग को जिज्ञासा हुई कि इनको क्या दिक्कत है, क्यों इनको हर 15 दिन में आप आते हैं। उनके माता पिता से बात करते थे, तो माता पिता से बात करने के दरमियान पता चलता है इनको थैलेसीमिया एक डिसऑर्डर है, जिसमें जीने के लिए हर 15 दिन पे ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है। उनमें ब्लड बनाने की मशीन नहीं होता है, ये हम लोग शुद्ध हिंदी में बात करें तो बोन मैरो नहीं होने की वजह से उनको जीने के लिए हर 15 दिन में, अब आप याद कीजिए कि अगर जीने के लिए हर 15 दिन में अगर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी ज़िंदगी क्या होगी। पति पत्नी बच्चे तीनों का लाइफ ख़राब हो जाता है। कई माताओं से हम लोग बात करते थे, वो बोलते थे कि हमारे परिवार के लोग रास्ता छोड़ देते हैं कि आज फिर आ रहा है, इनको फिर ब्लड की ज़रूरत होगी। तो हम लोगों ने उसी समय अपनी टीम के साथ डिसाइड किया कि इन बच्चों की सेवा करते हैं। बाद में फिर हम लोगों ने इन बच्चों के लिए सेवा शुरू किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा, समाज के सहयोग से कोल इंडिया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से आज तक हम लोगों ने 32 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए ठीक होने में महती भूमिका अदा की है। पूरी टीम ने महती भूमिका अदा की है। अब उन 32 बच्चों को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो थैलेसीमिया जो बीमारी है, आपके माध्यम से बताते हैं, ये डिसऑर्डर है। इसमें थैलेसीमिया में आपको अगर शादी से पहले एक टेस्ट होता है HbA2 टेस्ट, अगर ये हम लोग टेस्ट करवा लें, 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी को रोक पाएंगे तो इस तरह के बच्चों का जन्म नहीं होगा जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए दुखदायी होता है। तो फिलहाल हम लोग थैलेसीमिया पे हम लोग फोकस करके लगातार HLA कैंप कर रहे हैं। जो पीड़ित है, जिनको हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता है, उनको उनके परिवार के भाई बहन और माता पिता से साल में हम लोग एक कैंप के जरिए उनका बोन मैरो मैच करवाते हैं। फिर हम लोग इसको CMC वेलोर, कोकिलाबेन मुंबई और नारायणा बेंगलोर में यहाँ ट्रांसप्लांट की व्यवस्था करवाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे बच्चे जिन्हें जीने के लिए हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत होती है। हम लोगों ने सरकार से भी आग्रह किया है कि कुंडली मिलान जैसे हम लोग करते हैं शादी से पहले, उस तरह अगर कुंडली मिलान के साथ अगर हम लोग ये टेस्ट कंपलसरी कर दें तो HbA2 टेस्ट है, इस टेस्ट को अगर सरकार कंपलसरी कर दे और 2 थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है सकती जी। अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो जिनसे शादी हो रही है वो थैलेसीमिया माइनर नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों की शादी होती है तो 50% से ज़्यादा संभावना वैसे बच्चे पैदा होने की है जिनको जीने के लिए हर 15 दिन ब्लड चढ़ाना पड़ता है। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था और हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि गुजरात पहला स्टेट हो गया है जहाँ पे सरकार ने ये लागू कर दिया है कि शादी का अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं कि नहीं है। अगर थैलेसीमिया माइनर हैं दोनों तो फिर गर्भाधारण से के बाद तुरंत डॉक्टर से राय करके फिर इस पर देखना होगा कि आप इस तरह के बच्चे तो गर्भ में नहीं पल रहे हैं जिनको जीने के लिए हर 15 दिन पे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। और सरकार के नियम के तहत आप उस तरह के बच्चे अगर गर्भ में पल रहे हैं तो उसको हटाया जा सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ के आपके माध्यम से कई गायनी डॉक्टर से भी हम लोग आग्रह करते हैं। हम लोग नॉन टेक्निकल लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने जो महसूस किया आज आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई प्रेगनेंसी के केस में कोई महिला आती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने उसका थैलेसीमिया माइनर टेस्ट करवाया है कि नहीं करवाया, वो दोनों हस्बैंड वाइफ थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं। अगर कोई प्रेगनेंसी के केस में कोई महिला आती है तो हम लोग का डॉक्टर से आग्रह है कि आप लोग सब टेस्ट के साथ साथ ये पता कर लें कि वो महिला थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं। अगर वो महिला थैलेसीमिया माइनर है तो आप उसके हस्बैंड को बुला के उनका भी टेस्ट करवा लें। अगर दोनों माइनर हैं तो फिर आपको गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में
चेक करवा के आप देख सकते हैं। तो हमारा आपसे आग्रह होगा कि आप जितना टेस्ट करवाते हैं तो आप लोग कम से कम ये डिसाइड करें कि जो महिला आ रही हैं प्रेगनेंसी के केस में, उनका एक ये टेस्ट करवा लें, ताकि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो अपने परिवार के साथ साथ समाज पे बोझ नहीं बने। इस बीमारी के प्रति लोग खुद को किस प्रकार बचा सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं? देखिए, बचाव के लिए आपको पता है कि कुंडली मिलान के साथ साथ अगर हम लोग एक टेस्ट है, 300-400-500 रुपये का टेस्ट है, और हम लोग सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिल जाएगी। और बहुत जल्द उम्मीद है कि हम लोग को 2024 में ये सुनने को मिलेगा कि भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर सब अपने सरकारी हॉस्पिटल में ये सुविधा होगी कि शादी से पहले कुंडली मिलान के साथ साथ ये टेस्ट अगर हो जाएगा तो इस तरह के बच्चों का जन्म नहीं हो पाएगा। जी, अगर आपकी सेवाओं की बात करें तो एक बहुत ही लंबी लिस्ट हमारे सामने तैयार मिलती है। आपके सेवाओं में से एक सेवा है ज़िंदगी के बाद भी जिंदा रहने का संकल्प। इसके बारे में बताएं, क्या मतलब किस प्रकार की यह सेवा है या क्या कुछ इसके मायने? देखिए, दधीची देहदान समिति हम लोग से जुड़े हुए हम लोग हैं। इसके माध्यम से 2014 में हम लोग सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, एक विवाह ऐसा भी का कार्यक्रम कर रहे थे। उस समय हम लोगों ने नेत्रहीनों को समर्पित किया था कार्यक्रम। तो वहाँ पे 2014 में आए थे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। तो दिवाकर शर्मा इंडियन आइडल और सारेगामापा का विनर रहा हुआ है, और वो आया था मंच पे। तो मांझी जी ने हमसे पूछा था कि आप लोग क्या मतलब इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनसे कहा था कि बिहार में एक भी आई बैंक नहीं है, अगर मरने के बाद कोई आई डोनेट करना चाहता है तो कहाँ देगा। तो उस समय पहला आई बैंक 14 अक्टूबर 2014 को स्थापित हुआ था IGMS में, और गर्व की बात है कि कम से कम 600-700 लोगों का आज तक आई डोनेशन हुआ है, और कई लगभग हमको लगता है 1000-1200 लोगों को रोशनी मिली है। तो अगर आप ज़िंदगी के बाद भी जीना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से नेत्रदान के जरिए आप इस ज़िंदगी को जी सकते हैं। अगर आप देहदान करते हैं तो जो मेडिकल हॉस्पिटल को साल में कम से कम 2-3 बॉडी चाहिए हमारे बच्चों को मेडिकल रूप से मजबूत करने के लिए, डॉक्टर बनने में जो सहायक हो सकता है, तो आप देहदान कर सकते हैं। तो जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, अंगदान का जो हम लोग का स्लोगन है, इस पे हम लोग जो शुरू से काम कर रहे हैं। अब तो मतलब अब पिछले 15 दिन में दरभंगा में 3 आई डोनेशन हुआ है, पटना में लगभग पिछले 15 दिन में 5-6 आई डोनेशन हुआ। लोग जागरूक हो रहे हैं, और जो बचपन में हम लोग सुनते थे कि अगर आई डोनेशन का मतलब होता है कि पूरी आंखें निकाल ली जाएंगी, तो लोग डरते थे। अब तो सबके सामने है कि 5 से 10 मिनट में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। काले आँख के ऊपर जो काला वाला है गोल, उसके ऊपर एक सफ़ेद झिल्ली होती है, सिर्फ उसी को निकाला जाता है, और क्रोनिया की वजह से जो ब्लाइंडनेस है वो उसको दूर किया जा सकता है। और 2 आँखें अगर डोनेशन होती हैं तो कम से कम पटना में 2 लोगों को नई रोशनी मिलती है। श्रीलंका वर्ल्ड का एकमात्र देश है जहाँ क्रोनिया की वजह से ब्लाइंडनेस नहीं है, और श्रीलंका वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश है जो दूसरे देश को क्रोनिया देता है दान में। तो अगर आप मरने के बाद भी ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो आपको नेत्रदान करना चाहिए। बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस पे कार्य भी कर रहे हैं। आपके द्वारा सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई? देखिए, 2009 में हम लोग 3 दोस्त थे, गोपी जी, संजय जी, और हम लोग तीनों ऐसे ही मतलब पार्ट टाइम में बैठ के हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग को अब रविवार को इधर उधर जाने के बजाय 6 दिन बिजनेस करेंगे, एक दिन हम लोग संडे को कुछ ऐसा करें कि जो समाज के हित में चला जाए। तो उसी टेबल पे बैठने के दरमियान हम लोगों ने एक संस्था की स्थापना की। चूँकि हम लोग वैष्णो देवी जाते थे, तो माँ वैष्णो देवी सेवा समिति करके हम लोगों ने संस्था की स्थापना की। बाद में हम लोगों ने 15 लोगों को 12-13 लोगों को और जोड़ के इस संस्था को रजिस्टर्ड करवाया। अब हम लोग के समय सामने एक आ गया कि अब सेवा क्या करें। तो हम लोग लगातार अखबार के नज़र में थे। उस समय शुक्रवार का दिन था, संजोग से आज भी शुक्रवार ही है, शुक्रवार का दिन था, और वहाँ पे यहाँ के लोकप्रिय अखबार में एक मैसेज आया था, आग ने खाक कर दिए शादी के सपने। राजा पाकड़ वैशाली में 16 शादियाँ एक साथ कैंसिल हुई थी, उस पूरे गाँव में आग लग गया था। तो रविवार का दिन था, एक दिन के बाद रविवार हम लोग शनिवार को गए और उस प्रेस के मीडिया के एडिटर के पास, और उनसे एड्रेस वगैरह लेके लोकल एडिटर वहाँ पे जो समाचार संवाददाता थे विनीत जी, उनके थ्रू हम लोग गए उस वैशाली राजा पाकड़ वैशाली गांव में गए। वहाँ हम लोगों ने देखा कि जो 16 शादियाँ कैंसिल हुई, उनके परिवार वाले से मिले, और उस समय फिर ये शादी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया। पहला संस्करण 2010 में शुरू हुआ,
और समाज का हर वर्ग इसमें साथ रह के आज पिछले 13 सालों में 3 साल 2020, 21, 22 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, 539 शादियों का सफ़र यहाँ तक पहुँच गया है। 539 वैसी बच्चियों की शादी का कार्यक्रम हुआ है जिनके परिवार वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, जिनके माता पिता नहीं थे, जो दिव्यांग थे। उन पे पूरे समाज ने इसको खड़ा किया है और एक मुहिम बना दी है कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी पीड़ित मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं तो उनकी शादी में सहयोगी बने। तो ये सफ़र 11 संस्करण हो गया है सामूहिक विवाह का, और राजा पाकर से चलता हुआ ये सफ़र आज पटना पूरे बिहार का और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम बन गया। इन सामूहिक शादियों के दौरान आप कई मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक भी करते हैं। इस साल किस मुद्दे को लेकर आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगे और ये इसका क्या मूल कारण है? देखिए, हम लोग जब भी प्रयास करते हैं तो हम लोग का प्रयास वैसे विषय को उठाना होता है, जैसे हम लोगों ने 2013 में भ्रूण हत्या पे उठाया था, 2014 में नेत्रदान किया था, 2015 में हम लोग एसिड पीड़ित बच्चियों को लेके आए थे, 2016 में कैंसर, उसके बाद थैलीसीमिया। इस साल का विषय हम लोगों ने काफ़ी मतलब अध्ययन करने के बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों की पीड़ा को महसूस किया। 1-2 संतोष जी और राकेश जी लोग अपने बच्चों को लेके आए, माँ ब्लड सेंटर में आए, वहाँ पे उनसे डिस्कशन करने के बाद उनकी पीड़ा को महसूस करने के बाद लगा कि इससे बड़ी पीड़ा नहीं हो सकती है। इसमें बच्चे, संतोष जी और राकेश जी ने बताया हम लोगों को कि अगर आप इन बच्चों का लाइफ 15 से 20 साल का होता है, 5 साल में इनका शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है और 15 से 20 साल के बीच में इनका देहांत हो जाता। तो इस बार का मुद्दा था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। प्रतीक एक बच्चा आया था समस्तीपुर का, उसने भावनात्मक रूप से पूरे देश में एक बड़ा मैसेज दिया कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। तो ये जो भावनात्मक रूप से हम लोग को लगा कि हम लोग को इन बच्चों के लिए करना चाहिए, तो अब इन बच्चों के लिए लग रहा है। और आप भी अपने आसपास अगर कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके परिवार के साथ उनकी पीड़ा में अगर आप खड़े रहेंगे तो उनकी पीड़ा कम होगी, उनका जो दर्द है उनका दर्द कम होगा। और हम लोग बिहार सरकार से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और उनको हम लोगों ने, और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार सरकार 2024 तक एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों को डे केयर सेंटर की स्थापना करेगी। 2017 में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि बिहार में थैलीसीमिया के बच्चों के लिए डे केयर की स्थापना करने के लिए। तो आज बिहार सरकार का हम लोग धन्यवाद अदा करते हैं कि बिहार में उन्होंने 4 थैलीसीमिया डे केयर सेंटर बनाए। पहला पटना में PMCH में बना, दूसरा मुजफ्फरपुर में, तीसरा भागलपुर और चौथा गया में। तो अब हम लोग इन बच्चों के लिए डे केयर की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं, जहां इन बच्चों को एक फिजियोथेरेपी और रिहैब सेंटर की मतलब सहयोग मिलेगा, जिसमें बच्चों की ज़िंदगी जो कठिन दौर से आसान हो जाएगी। और हम लोग भारत सरकार से भी लगातार हम लोग लेटर लिख रहे हैं कि इन बच्चों ने बताया, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर डॉक्टर जो रिसर्च टीम है उनका कहना है कि अगर नेशनल हेल्थ मिशन को अगर सरकार कोई फंड दे दे तो उसका रिसर्च के द्वारा इसकी दवाई हमारे भारत के डॉक्टर निकालने में सक्षम हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर फंड की व्यवस्था होगी तो भारत के डॉक्टर भी इन बच्चों की दवाई निकालकर इनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों के साथ आप उनके चेहरे पे मुस्कान लाइए और निश्चित रूप से आप पुण्य के भागी बनेंगे। मुकेश इशारे जी, अगर बात करें कि हम आज के आधुनिक युग में जी रहे हैं, जहां सोशल मीडिया के ज़रिए हम कम समय में अपनी बातें, अपनी जानकारी, अच्छी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे में आपके सामाजिक कार्य में सोशल मीडिया किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ? देखिए, पूरा का पूरा जो रक्तदान जीते जी रक्तदान मरणोपरांत नेत्रदान अंगदान की जो मुहिम है वो कंप्लीट सोशल मीडिया की देन है। सोशल मीडिया को लोग किस रूप में देखते हैं पता नहीं, लेकिन जो सामाजिक रूप से हम लोगों ने इस को यूज़ किया है, इसको उपयोग में लाया है। ऑर्कुट के ज़माने में जब मैंने आपको बताया कि 2006 में पहली बार मैंने एक ब्लड डोनेशन का मैसेज किया तो 90% दोस्तों ने गुस्सा दिखाया, लेकिन एक दोस्त चला गया ब्लड डोनेशन करने के लिए। उसके ऑर्कुट से फेसबुक से इंस्टाग्राम, ट्विटर होते हुए आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ब्लड पूरे देश में हम लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक टीम तैयार हो गई है और जो विदिन 1 घंटे 2 घंटे के अंदर में किसी भी ज़रूरतमंद के लिए ब्लड पहुंचा देती है। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे वेलोर जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, उनको उधर से आने की टिकटें नहीं मिलती हैं।
शक्ति जी, आपको आश्चर्य लगेगा कि हम लोग सोशल मीडिया पे उस बच्चे की फ़ोटो डाल के बोलते हैं कि इसका टिकट आने का कंफर्म करवा दीजिए, ये बिहार का बच्चा है, ये वापस आना चाह रहा है, इसका टिकट कंफर्म नहीं हो रहा। आपको पता, वो कई लोग जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से जुड़े होते हैं, वो लोग एक साथ लेटर डालते हैं और उन बच्चों का टिकट कंफर्म हो जाता है। आज उन बच्चों के लिए हम लोगों ने एक कैंप का आयोजन, ब्लड डोनेशन कैंप, अगर मान लीजिए CMC वेल्लोर में करने की ज़रूरत पड़ती है। बेंगलोर में अभी 5 बच्चे गए हुए हैं बेंगलोर में। हम लोगों ने वहाँ एक मैसेज किया, तो मारवाड़ी युवा मंच की वहाँ पे जो एक शाखा है, उन्होंने 45 यूनिट ब्लड जमा कर दिया इसमें नारायणा में। इन बच्चों के ट्रांसप्लांट में ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ये सारा कुछ सोशल मीडिया के बल पे ही चल रहा है। सोशल मीडिया पे लोग एक हो गए हैं, एक टीम बन गई है। आप किसी तरह का, हमारे एक दोस्त को वैष्णो देवी जा रहे थे, उनका बैग कट गया था और उनकी वाइफ को एक दवाई की ज़रूरत थी। अगर वो दवाई नहीं मिलती तो उनकी वाइफ का तबीयत बहुत ख़राब हो जाता। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे मैसेज डाला और ट्रेन लुधियाना पहुंचने वाली थी। सुबह 7 बजे मैसेज डाला, 9 बजे ट्रेन लुधियाना पहुंचनी थी। 3 लोग दवा लेके पहुंच गया। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको यहाँ तक पहुँचाने में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है और तुरंत कनेक्ट होते हैं हम लोग। अगर कनेक्ट मतलब आज मान लीजिए थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड की बात करते हैं, अगर वो जमुई में है, अगर वहाँ मैसेज डालते हैं तो जमुई के लोग ब्लड डोनेशन करने चले जाते हैं। ऐसे किसी को पता नहीं चलता किसको कहाँ बिहार शरीफ की ज़रूरत होती है, बिहार शरीफ का भी मैसेज डालते हैं, लोग चले जाते हैं। दिल्ली में किसी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, दिल्ली में किसी की ज़रूरत है। तो सोशल मीडिया हर तरह से उपयोगी है, बशर्ते इसका सदुपयोग करें, इसको गलत रूप में नहीं लें, तो निश्चित रूप से आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं सोशल मीडिया को। बिल्कुल। अगर बात करें जैसे कि सोशल मीडिया के ज़रिए या उन क्षेत्रों में हम बड़े आसानी से अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं जहां पे तकनीकी सेवाएं उपलब्ध हैं। लेकिन अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, रिमोट एरियाज़ की, जहां अभी भी तकनीकी सेवाएं उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में आप और आपकी टीम आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य को किस प्रकार उन लोगों तक पहुंचाती है या किसी भी चीज़ के लिए लोगों को जागरूक करती है? देखिए, सबसे बड़ा हथियार तो बिहार बिहान है, जो रिमोट एरिया में भी देखा जा रहा है। आप सबसे बड़ा माध्यम है जिनके माध्यम से चलाता। बाकी हमने बताया आपको कि 600 बिजनेसमैन का ग्रुप है और ये देश का पहला इकलौता ऐसी संस्था है जिसका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है। आज तक हम लोगों ने किसी से कोई चंदा नहीं मांगा, लोगों ने खुद आके दिया है। और ये 600 लोग हैं जिनसे लगभग 50-60 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं व्यवसाय के सिलसिले में। हम लोग जब भी जो जोड़े के सामूहिक विवाह के लिए जोड़े खोजते हैं, इन सभी लोग मिल के अपने अपने कस्टमर, अपने उस एरिया के रिमोट में जो कस्टमर हैं, उनके दवाई के साथ हम लोग पर्चा डालते हैं। उनके दवाई के साथ हम लोग, हमारे एक नंद किशोर अग्रवाल जी हमारे परम आदरणीय हैं, वो उनका ब्रेड का व्यवसाय है। तो जो हम लोग ब्रेड खाते हैं उसका व्यवसाय है, वो उसके ऊपर जो अंदर जो रैपर होता है उस पर स्लोगन लगा के हम लोग डालते हैं कि ब्रेड तो रिमोट तक चला जाता है, मैसेज भी रिमोट तक वहाँ तक पहुँच जाता है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, हम लोग आपसी नेटवर्क के जरिए रिमोट एरिया तक पहुँच के रिमोट एरिया के लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग आपके माध्यम से माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने अपने राज्यसभा कोटे से एक वैन दी है। इस वैन में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं। तो ये वैन भी हम लोग रिमोट एरिया में जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते, वहाँ हम लोग इसको लगा के ब्लड डोनेशन इकट्ठा करके पटना में ला के लोगों को जान बचाने का ये माँ ब्लड सेंटर के माध्यम से ये प्रयास जारी है। जैसा कि अगर बात करें, जैसा कि आप कई कार्यों में, कई सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, आपकी वो कौन सी क्वालिटी है जो आपको हर कार्य में अपना कौशलता मतलब प्रूफ करने के लिए या निखारने के लिए आपको हेल्प करती है, मतलब आपकी सहायता करती है? आपकी कौन सी वो क्वालिटी है? देखिए, हमेशा शुरू से ही मैंने महसूस किया है कि आप अगर कहीं किसी मुकाम पे पहुंच रहे हैं, अगर आप अपने आप को ज़मीन पे रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस एक ही है कि सिंपल रहें, और सिंपल रह के अगर आप जो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं वो आप मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखा के प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो सिंपल रह के ही हम लोगों ने जो काम किया है और जिस ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास है वो सब सिंपल रहने का ही है। बस यही एक क्वालिटी है कि सिंपल रहना है, सिंपल रह के ही मतलब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में माध्यम बनना है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर किसी के दुख में हम वो माध्यम बनाए, हम लोगों को माध्यम बनाए, पूरी टीम को माध्यम बनाए, जिससे हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँ।
यह तो थे आपके द्वारा किए गए योगदान की बातें, आपके द्वारा किए गए कई कार्यों के बाद में जिस प्रकार आप अपना सक्रिय योगदान देते आ रहे हैं। बेशक आपके पास समय की कमी भी रहती होगी, फिर भी जो कुछ भी समय आप अपने लिए निकाल पाते हैं उसमें क्या कुछ करना पसंद करते हैं? देखिए, अभी तो क्या है कि पिछले 501 दिनों से माँ ब्लड सेंटर की स्थापना होने के बाद अब सामाजिक दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब धीरे धीरे व्यवसाय, परिवार और जो ये सोशल लाइफ है, इसमें मतलब एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो समय बचता है वो फिर घर पे ही रहना हम लोग पसंद करते हैं, और जो हो पा रहा है बस उसमें हम लोग अभी पिछले 5-6 महीने से पारिवारिक परेशानी के बीच में भी थोड़ा सा समय की किल्लत है। पिताजी का देहांत हो गया, भाई अभी बीमार है बेंगलोर में, तो सब चीज़ों को एडजस्ट करते हुए अगर समय बचता है तो घर पे ही रह के हम लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। अगर बात करें कि एक सच्चे समाज सेवी होने के नाते हमें किन किन गतिविधियों की या किन किन क्वालिटीज़ को अपनाना चाहिए ताकि हम अपना सक्रिय, अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे सकें? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ठानना होगा कि जिद आपको अंदर लानी होगी कि आपको कुछ करना है, और अगर करने का विचार है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही मदद करें। आप अपने समय से भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आप समय दे रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दे रहे हैं, तो आप अपने समय से आप अगर आपके आसपास कोई प्यासा है उसको पानी दे सकते हैं, आप किसी नेत्रहीन को सड़क पार करवा सकते हैं। आप किसी रूप में सेवा को अगर आप स्थापित करेंगे तो आप मतलब निश्चित रूप से पुण्य के भागी बनेंगे। तो कोई आप पैसे से ही मदद करके आदमी नहीं बड़ा होता है, आदमी श्रम से। और अभी तो आपको पता है कि माँ ब्लड सेंटर तन, मन, धन, रक्त और श्रम से बना हुआ है। रक्त और श्रम, जो रक्तदान कर रहे हैं उससे बड़ा दान नहीं है। आप रक्त को पैसे से नहीं तोल सकते हैं। श्रम को, जो आदमी श्रम अपना दे रहा है, श्रम दान कर रहा है, उससे बड़ा दान नहीं है। कोई अपने समय दे रहा है तो उससे बड़ा कोई दान नहीं। तो आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मुद्दे पे कहीं भी अगर किसी की सेवा करनी है तो किसी रूप में भी आदमी एक गिलास पानी पिला के भी आप किसी की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही मतलब छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए भी हम अपना कंट्रीब्यूशन या अपनी सेवा लोगों को दे सकते हैं। आज आप जिस मुकाम पर हैं, जिस बुलंदियों को आप छू रहे, उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, हमारा पहले तो हमारी स्वर्गीय माता जी श्रीमती शीला देवी हिसारिया है, और उसके बाद पिताजी श्री राम कुमार हिसारिया स्वर्गीय, अभी 27 मई को उनका देहांत हुआ है। परिवार में पत्नी, बच्चों के साथ साथ अगर इसका सबसे ज़्यादा योगदान है तो उस रक्तवीरों को है, उस रक्तदानवीरों को है जो एक मैसेज पे रात में 1 बजे भी ब्लड डोनेशन करने के लिए किसी के लिए चले जाते हैं। तो पूरा का पूरा सेहरा, जो पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो उन सभी डोनरों को जाता है जिन्होंने पिछले माँ ब्लड सेंटर में पिछले 501 दिनों में 5281 यूनिट ब्लड इकट्ठा करके दिया है। और ये डोनर ही सही मायने में हीरो हैं, यही डोनर ही इस मुकाम के सही अधिकारी हैं। जी, मुकेश सिसारिया जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को प्रदान की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान, समाज सेवी मुकेश हिसारिया जी, जिसे हम ब्लड मैन ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। दर्शकों, यूँ तो हमने कई रील सुपर हीरोज़ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज हमने आपकी मुलाकात रियल लाइफ सुपर हीरो से करवाई। आज के कार्यक्रम में आपको इनसे मिलकर कैसा लगा, अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखें, जिसके लिए आपको ज़रूरी हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।